हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी वीडियो में फिर से स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब एक ऐसा वाक्य जिसको पढ़ के लगे कि काम हो चुका है। हो चुका है मतलब पढ़ के लगेगा कि काम बीते हुए कुछ समय हुए हैं। अब इसमें चूँकि काम हो चुका है लेकिन फिर भी वाक्य को हम लोग प्रेजेंट में रख रहे हैं, जबकि सुनने में लगता है कि अगर काम हो चुका है तो पास्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें फ़र्क ये है पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में कि कुछ काम होते हैं जिसको हुए कई दिन हो चुके होते हैं या कई घंटे हो चुके होते हैं। अब कभी कभी क्या लगता है कि कई घंटे कई दिन तो हो चुके होते हैं लेकिन उसके बावजूद हम लोग को है लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे, है या हो या हूँ। तो इसलिए वो है या हो या हूँ लग जाने के कारण वो प्रेजेंट कहलाता है, लेकिन वाक्य पूरा पढ़कर लगता है कि काम हो चुका है। इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, ना कि पास्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में भी आप वाक्य पढ़ के हमेशा देखेंगे लग रहा है कि काम हो चुका है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही बात है, उसमें भी लगता है काम हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में फ़र्क ये है कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में आप देखेंगे वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा होगा या कुछ भी ना लगा हो। जैसे मैंने उसे देखा, तुम नहीं गए, वो आया, ये सब वाक्य पढ़ के तो लग रहा काम हो चुका है, लेकिन ये पास्ट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और पास्ट परफेक्ट वाक्य होता है तो क्या होता है, मैंने उसे देखा था, उसे बुलाया गया था, तुमने उसे पूछा था, इस तरह के वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस भी पास्ट के ही लगते हैं, यानी इसमें भी पढ़ के लगता है काम हो चुका है, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में भी एक ऐसा टेंस होता है जिसको पढ़ के लगता है कि काम हो चुका है, काम बीत चुका है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। इसमें अंत में है, हो या हूँ शब्द जरूर आना चाहिए। है, हो या हूँ शब्द जरूर आना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट में है, हो, हूँ जरूर आता है। और कभी कभी चुका है, चुकी है, चुके हूँ, ये भी शब्द लगा हुआ दिख सकता है। जरूरी नहीं है कि चुका, चुकी, चुके ये शब्द लगा हुआ दिखे, लेकिन वाक्य पढ़ कर लगेगा कि काम हो चुका है। जैसे मैंने उसे देखा है, तुमने उसे बुलाया है, क्या उसकी मदद की गई है, वगैरह वगैरह। ये सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण हैं। ये तो थी पहचान। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्प यू क्या लगता है, अभी आपने स्क्रीन में देखा कि अगर वाक्य एक्टिव है तो हेल्प यू लगेगा हैज़ और हैव, पैसिव है तो हेल्प यू लगेगा हैज़ बीन और हैव बीन। और वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, दोनों केस में इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो ये था संक्षिप्त ब्यौरा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो स्क्रीन पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जो डिटेल्स देखा है उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। जो कॉपी आपने बनाई है टेंस पढ़ने के लिए, उसी कॉपी में आपको प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे डिटेल्स को लिखना है, ताकि पढ़ते समय आपको मुसीबत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो हम लोग डील करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि आज अफर्मेटिव सेंटेंस की बारी है। जैसा आप सब जानते हैं, जब भी हम कोई टेंस पढ़ते हैं तो उसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, दो वीडियो बनाया जाता है। पहले वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं और दूसरे वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़े होने का चांस होता है और आप में से कई लोग पूरा का पूरा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो, जबकि ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। एनीवेज, तो आज के जो वाक्य है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाक्य हम लोग डील करेंगे, एक एक करके समझाते चले जाएंगे किस तरह से हमें खोजना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और खोजते हुए किस तरह से डिसाइड करना है कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव का लगेगा या पैसिव का लगेगा। इन सब चीज़ों की चर्चा करते हुए हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य जैसा आप देख सकते हैं लिखा है, मैंने समस्या का सामना किया है। तो वाक्य आपके सामने आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है पहले समझ लें। देखिए, मैंने समस्या का सामना किया है, पहली बात ये प्रेजेंट टेंस क्यों है, क्योंकि लास्ट में है लिखा है। तो कोई भी प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस क्यों ना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों टेंस के जो सेंटेंसेस हो गए उसके अंत में है, हो या हूँ शब्द जरूर आएगा, नहीं तो वो प्रेजेंट टेंस नहीं कहलाएगा। एक बात। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, ये प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वाक्य पढ़कर लग रहा है मैंने समस्या का सामना किया है, कर चुका है, सामना हो चुका है उसका, ये काम हो चुका है। ठीक है, ये क्रिया समाप्त हो चुकी है,
और इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं। यानी परफेक्ट का मतलब खत्म हो चुका है, ये क्रिया समाप्त हो चुकी है इसलिए परफेक्ट है, और है लगा है इसलिए ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से मिलके हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमेशा की तरह हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले वर्ब क्या है। वर्ब इस वाक्य में सामना किया। सामना किया वर्ब क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस शब्द के साथ ना अक्षर लग सकता हो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे सामना किया का मतलब हुआ सामना करना, सामना किया मतलब सामना करना, तो ये वर्ब हुआ। अब वर्ब खोजने के बाद हमें खोजना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप अपना देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, किसको सामना किया। अगर ये प्रश्न सुनने में अटपटा लगा तो हम लोग किसकी लगा के प्रश्न करते हैं। किसकी सामना किया, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा है, तो किससे लगा के प्रश्न करते हैं। किससे सामना किया, ये भी अटपटा लगे तो अगला प्रश्न करते हैं किसे। किसे सामना किया, ये भी अटपटा लग रहा है, तो अंत में क्या शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। क्या सामना किया, किसका सामना किया। देखिए किसका सामना किया, कई बार किसका शब्द लगाने से भी उत्तर मिलता है। या क्या सामना कर रहे हो, समस्या का सामना कर रहे हो, या किसका सामना कर रहे हो, समस्या का सामना कर रहे हैं। तो यानी आपके यहाँ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है समस्या, ठीक, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। अगर कौन लगा के प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न बनना चाहिए कौन सामना किया है, नहीं, ये गलत प्रश्न है। आप जब भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट खोज रहे हो तो एक नियम बना लीजिए, जब भी आप प्रश्न पूछिएंगे तो उसमें अंत में रहा है लगा के ही पूछिए। इससे आपकी एक आदत बन जाएगी और आपको प्रश्न पूछने आ जाएगा, और प्रश्न पूछते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे लिखा है सामना किया, तो आप प्रश्न बनाइए किसका सामना कर रहे हो, ठीक। अगर ये प्रश्न आप बनाते किसका सामना कर रहे हो तो उत्तर मिल जाता है समस्या का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजना है तो पूछिए कौन सामना कर रहा है। कौन सामना कर रहा है, कोई इंसान ही कर रहा होगा ना सामना, तो वही सब्जेक्ट क्या लगा, तो कौन सामना कर रहा है, मैं कर रहा हूं। या फिर किसने लगा के प्रश्न पूछना है तो सिंपली पूछिए किसने सामना किया, तो इसका उत्तर मिला मैंने। तो यहाँ पे मैंने हुआ आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बतलाया है कि वाक्य में अगर सब्जेक्ट हो तो वाक्य क्या कहलाता है, एक्टिव, और अगर सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य क्या कहलाता है, पैसिव। तो ये वाक्य क्या है, एक्टिव है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है मैंने, तो एक्टिव है। तो आपने अपने स्क्रीन पे देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्प यू के स्थान पर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैंने, मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो आई के साथ हेल्प यू क्या लगता है, हैव। हेल्प यू मिल गया। अब हेल्प यू अब हम लोग नोट कर ले कि भाई हेल्प यू अब लगेगा हैव, ठीक। हेल्प यू मिल जाता है तो फिर हमें ट्रांसलेशन करने शुरू करना चाहिए। इसके लिए हमें साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करना है। क्यों, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं होगा आप ट्रांसलेशन नहीं कर लेंगे। अगर ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के बगैर आप करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, वो क्या करेंगे कि जैसे जैसे लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी उतारते चले जाएंगे। यानी मैंने पहले आई, समस्या है तो प्रॉब्लम, का की भी इंग्लिश बना देंगे और सामना करने की इंग्लिश बना देंगे, है की इंग्लिश बना देंगे, तो उटपटांग बात हो जाएगी। ये ट्रांसलेशन तो है नहीं। तो आपको जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, इसके हिसाब से आपको इन वाक्यों में जो शब्द दिए हुए हैं उतारना पड़ता है, उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाओ। सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाने के लिए कह रहा है, तो सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, मैंने, तो मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई, ठीक। अब नंबर 2 लिखा है हेल्प यू वर्ब का पहला शब्द। आपने हेल्प यू वर्ब नोट कर लिया है, यहाँ पे हैव लगेगा तो हैव लिख देंगे। फिर नंबर 3 लिखा है नॉट। नॉट तो इस वाक्य में है नहीं, वाक्य में नहीं शब्द तो लिखा नहीं है, तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 लिखा है हेल्प यू वर्ब का बचा भाग। तो देखिए यहाँ पे हेल्प यू वर्ब है हैव, और हैव के साथ अगर यहाँ पे बीन लिखा होता तो उसको हम लोग हेल्प यू वर्ब का बचा भाग कहते। अगर ये वाक्य पैसिव होता तो बीन भी लिखा होता, खाली हैव का प्रयोग नहीं होता, हैव बीन का प्रयोग होता, तो बीन हेल्प यू वर्ब का बचा भाग कहलाता। तो यहाँ पर बीन तो लिखा नहीं है, तो हेल्प यू वर्ब का बचा भाग जो है उस जगह कुछ नहीं लिखेंगे। अगला लिखा है वर्ब। वर्ब क्या है, सामना किया। सामना करने की इंग्लिश होती है फेस, FACE। अब उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव हो या पैसिव दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो फेस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेस्ड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, समस्या, प्रॉब्लम।
इस तरह से वाक्य बना, आई हैव फेस्ड प्रॉब्लम। अब देखिए, आप में से कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो का शब्द है इसकी इंग्लिश भी बनानी है। कुछ लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कई लोग टू लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कर दिया होता आई हैव फेस्ड टू प्रॉब्लम। तो मैं बता दूं कि कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ एक फिक्स्ड वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगा होता है, यानी उसको वो लगाना ही पड़ेगा। और कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सीधे उसके बगल में ऑब्जेक्ट आ जाता है। उस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ना टू लगेगा, ना ऑफ लगेगा, ना एट लगेगा, ना ऑन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। भले ही उसके बीच में का लिखा हो, को लिखा हो, की लिखा हो, के लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन लगाना है। इसको आपको समझना होगा थोड़ा थोड़ा। आप जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी डील करूंगा जिसमें कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, तब आपको आपका डाउट और क्लियर होगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट, देखिए समस्या का, ये समस्या ऑब्जेक्ट उसके साथ का लगा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर का, की, के या को अक्षर लगाओ तो उसकी कोई इंग्लिश मत बनाइएगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपने देखा ये वाक्य बना, मैंने समस्या का सामना किया है। अगर ये बात समझ में ना आई हो कि किस तरह से बना है, तो फिर से वीडियो को फिर से रिवर्स करिए, फिर से पीछे जाके देखिए। ये सहूलियत आपके पास है और ये सहूलियत बहुत बड़ी सहूलियत है जो कि एक ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलती अक्सर, क्योंकि टीचर से आप बार बार कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, संकोच के कारण आप शांत हो जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए। जब समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, फ़र्क क्या पड़ता है। आपको तो सीखना है, आप अपने घर में बैठ कर सीख रहे हैं, आपका समय नहीं जाने वाला है। आपको सीखना है तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, उसमें 2 राय नहीं है। अगला वाक्य है, विद्यार्थियों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में है लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। और ये वाक्य पूरा का पूरा पढ़कर लग रहा है कि ये काम हो चुका है। या इस नहीं शब्द पर गौर मत करिए, नहीं देख के आप सोचेंगे कहाँ हुआ है, इसमें तो लिखा है विद्यार्थियों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है। इस नहीं शब्द को गौर मत करिए। आप देखिए, विद्यार्थियों ने गृह कार्य पूरा किया है यानी कर चुके हैं, ठीक है, तो यानी काम हो चुका है। अब नहीं आ जाने पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। तो है लिखा है और वाक्य पूरा का पूरा पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है, इसलिए है लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है और काम हो चुका है तो परफेक्ट है। तो इस तरह से मिलकर ये बना प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, पहचानी हो गई। अब क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पूरा किया, पूरा किया। अब नहीं बीच में आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरा किया एक शब्द है, पूरा किया एक शब्द है। हिंदी में आप भले 2 शब्द देख रहे हो, लेकिन हुआ इसका मतलब पूरा किया जब आप मिला के बोलेंगे तब उसका एक अर्थ निकलेगा। तो पूरा किया आपका हो गया वर्ब। अब ये वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें करना ना लग सकता है, ना अक्षर लग सकता है। पूरा किया मतलब पूरा करना, तो इसलिए ये वर्ब हुआ। वर्ब खोजने के बाद हम लोग क्या खोजते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे? किसको पूरा किया है या किसको पूरा कर रहे हो? हमने कहा था रहा है लगा के पूछना एक अच्छी आदत है, उससे आपको सहूलियत होती है प्रश्न पूछते समय। कुछ भी लिखा हो लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे है लिखा हो, था लिखा हो, गा लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रश्न न पूछना है ऑब्जेक्ट खोजने के लिए, तो रहा है लगा के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सही आंसर मिलेगा। तो किसको पूरा कर रहा है, किसको पूरा कर रहा है या किसने किसको पूरा कर रहा है? जब इसका उत्तर मिल जाए तो आगे नहीं प्रश्न करना है। किसको पूरा कर रहा है? गृह कार्य को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो गृह कार्य पूरा कर रहा है, या क्या लगा के पूछिए तब भी वही आंसर मिलने वाला है। क्या पूरा कर रहा है? क्या पूरा कर रहा है? गृह कार्य पूरा कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। कौन पूरा कर रहा है? फिर से बता दें, कौन पूरा कर रहा है? रहा है लगा के पूछे। और अगर किसने शब्द लगा के करना है तो रहा है लगने की जरूरत नहीं, खाली इतना कह देंगे काम हो जाए। किसने पूरा किया? किसने पूरा किया, ये भी प्रश्न सही है। या कौन पूरा कर रहा है? अब दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही मिलने वाला है, क्या? विद्यार्थियों ने। कौन पूरा कर रहा है? विद्यार्थी। या किसने पूरा किया? विद्यार्थियों ने। तो विद्यार्थी हो गए आपके सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये भी वाक्य हुआ आपका एक्टिव। अगर एक्टिव हुआ तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए? हैज़ या हैव। अब सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थियों, ये बहुवचन है, एक विद्यार्थी की तो बात हो नहीं रही, तो बहुवचन के साथ हेल्प यू क्या लगेगा? हैव लगेगा। हेल्प यू मिल गया, हेल्प यू नोट कर लें। हेल्प यू लगेगा आपका हैव।
अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे? सब्जेक्ट की इंग्लिश, क्योंकि ये वाक्य है एक्टिव। तो सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। नंबर 2 हेल्प यू का पहला शब्द हेल्प यू है आपका हैव। नंबर 3 नॉट, इसमें नहीं लिखा है तो नॉट भी लिख देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, हैव के साथ कुछ लिखा हुआ है, बीन लिखा है, नहीं लिखा है, तो बचा भाग नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है? पूरा करना, पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट, COMPLETE। कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो कंप्लीटेड। लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गृह कार्य, होमवर्क। The students have not completed the homework। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें द क्यों लग रहा है। देखिए, द अपने आप में, इसको आर्टिकल कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन द लगता कब है, कब नहीं लगता है, इसके लिए एक छोटी सी बात बता दें जो मैक्सिमम जगह अप्लाई होती है। अगर ये छोटी सी बात समझ जाएंगे तो आपको कई जगह द लगाने में सहूलियत होगी। अगर हम यहाँ से द हटा दें, खाली लिखते हैं स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, तो इसका अर्थ हुआ कोई भी दुनिया का जो स्टूडेंट, पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स की हम बात करें, इसका अर्थ ये हो जाएगा। लेकिन इस वाक्य को पढ़कर तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम पूरे दुनिया के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी क्लास विशेष के विद्यार्थियों की बात कर रहे होंगे या किसी स्कूल विशेष के विद्यार्थियों की बात कर रहे होंगे। इस वाक्य को पढ़कर तो ये नहीं लग रहा कि पूरे दुनिया के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको द लगाना पड़ता है। अगर आप बताना चाहते हैं कि कहीं सीमित स्थान के, कोई सीमित स्थान है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है, वहाँ के लोगों के बारे में बात हो रही है या वहाँ के संज्ञा के बारे में बात हो रही है, तो आपको द लगाना पड़ता है। अगर यहाँ से हम द हटा के एक वाक्य बोलते हैं, मान लीजिए विद्यार्थियों ने इस तरह की समस्याओं का सामना किया है, ठीक। अब हम कह रहे हैं विद्यार्थियों ने इस तरह की समस्याओं का सामना किया है, तो ये तो ऐसी बात हो रही है कि इस तरह की समस्या, मान लीजिए कोई ऐसी समस्या जो पूरे विश्व के विद्यार्थी फेस करते हैं, ठीक है, और उसी बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा विद्यार्थियों ने इस तरह की समस्या का सामना किया है। अगर ये वाक्य बोलें तो लगेगा कि पूरे विश्व के विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो उस केस में आप द नहीं लगाएंगे, ठीक। इसी तरह से अगर होमवर्क के साथ द नहीं लगाएंगे तो होमवर्क कौन सा होमवर्क, पूरे विश्व में कोई होमवर्क है उसकी बात नहीं हो रही, कोई क्लास में कोई होमवर्क दिया गया था, जिस क्लास के वो विद्यार्थी हैं उस होमवर्क की बात हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर भी द लगाना पड़ रहा है, नहीं तो पूरे विश्व के होमवर्क की बात होती, जो कि अपने आप में गलत है। तो ये था द के बारे में छोटा सा विवरण, लेकिन ये मत समझिएगा कि द इतना ही सब कुछ है। द और कहाँ लगता है, कब नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें एक अलग से वीडियो बनेगी तो उसमें आप देख पाएंगे। अगला वाक्य है किसने उसे देखा है। किसने उसे देखा है। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है, और आप पढ़ा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और बोर्ड पे भी जो है आप साधारण वाक्य का ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। माना कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, इसको इसी साधारण वाक्य के स्ट्रक्चर को देख के ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अभी हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है। देखिए वाक्य के अंत में है लगा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस है, और वाक्य पूरा का पूरा पढ़कर लग रहा है कि कोई काम हो चुका है, देखने का काम हो चुका है, तो इसलिए परफेक्ट है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा काम वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, देखा। देखा वर्ब क्यों है, क्योंकि देखा मतलब देखना, और देखना एक क्रिया है जिसमें आपका आँख सहयोग करता है, इसलिए ये एक काम हुआ, तो इसको क्रिया कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको देखा या किसको देख रहा है, किसको देखा या किसको देख रहा है, तो उत्तर मिला उसे, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें खोजना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन देख रहा है या किसने लगा के प्रश्न करेंगे, किसने देखा। किसने देखा, तो उत्तर मिला किसने, यहाँ भी किसने लिखा हुआ है, और जो प्रश्न कर रहे हैं सब्जेक्ट खोजने के लिए, यहाँ पे भी किसने शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न करते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए किसने शब्द का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भी किसने लिखा हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस किसने शब्द को ही सब्जेक्ट मान लेंगे,
बात समझ में आई? देखिए, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, और कौन या किसने में से कोई भी शब्द अगर वाक्य में ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है तो उसी को सब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये वाक्य हुआ एक्टिव, और अगर एक्टिव हुआ तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए, हैज़ या हैव, क्योंकि ये तो एक्टिव है। अब क्या लगेगा, हैज़ की हैव। अगर आपने किसने को सब्जेक्ट माना है तो किसने की इंग्लिश होती है हु, और हु को एक वचन माना जाता है। तो एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हेल्प यू हैज़ लगता है। तो इस वाक्य में हेल्प यू लगेगा हैज़। अब प्रश्न उठता है कि इसको साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हुए क्यों बनाएं? इसलिए बनाएं क्योंकि यहाँ पे जो किसने लिखा है ये सब्जेक्ट है, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है तो सीधे सीधे लिखा है कि भाई पहले सब्जेक्ट की ही इंग्लिश बनाई जाती है, क्योंकि इसमें और कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा है। इसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसका, किस, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो किसने शब्द लिखा है ये खुद ही एक प्रश्नवाचक शब्द भी है और ये खुद ही सब्जेक्ट भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो है वो खुद ही सब्जेक्ट भी है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द खुद ही सब्जेक्ट भी है तो उसको आप साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हुए बनाइएगा तो बड़े आराम से बन जाएगा। या यूं समझिए कि अगर आपने कौन या किसने शब्द को सब्जेक्ट मान लिया है तो फिर आप इसी साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर यूज करते हुए बनाइएगा। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या हु, ठीक है। अगर हु को अगर आपने सब्जेक्ट माना है एक्टिव वाले वाक्य में तो हु पहले लिखेंगे, तो इसलिए पहले हु लिख देंगे किसने की इंग्लिश। नंबर 2 हेल्प यू का पहला शब्द हेल्प यू आपने लिखा हैज। नंबर 3 नॉट, नॉट तो है नहीं इस वाक्य में, नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग पैसिव है नहीं, अगर पैसिव होता तो यहाँ हैज बीन लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे बीन लिख देते, तो बीन नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब है, वर्ब है देखना, देखने की इंग्लिश होती है सी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, पैसिव में भी और एक्टिव में भी, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम। तो इस तरह से वाक्य बना हु हैज सीन हिम। तो अभी हमने जितनी बात समझाई अगर आपको समझ में ना आई हो फिर से रिवाइंड कर करके देखिए, रिवर्स करके देखिए, बेहतरीन तरीका है सीखने का। अगर आपने प्रण किया है कि आपको सीखना है तो, अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देखते हैं वीडियो, टाइम पास करने के लिए देखते हैं, तो फिर आपकी चॉइस है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगला वाक्य उसे नहीं बुलाया गया है, जो कि एक पैसिव वाक्य है। क्यों है उससे पहले हम लोग समझ लें ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है और वाक्य पढ़कर लगता है काम हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें पहले क्या खोजना होता है, वर्ब, वर्ब क्या है, बुलाया। इसमें गया शब्द भी लिखा है, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और कह सकते हैं कि गया भी तो वर्ब है, गया मतलब जाना। जी, गया मतलब जाना, लेकिन गौर कीजिए यहाँ पे जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात बुलाने की हो रही है। अगर आप खाली इतना पढ़ें उसे गया है, सुनने में सही लग रहा है, अगर ये सही लगा, अगर सही लगता तो समझ जाते कि गया वर्ब है ना कि बुलाया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गया से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बुलाया शब्द वर्ब है। अगर कभी भी आपको जा या गया गई लगा हो और आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना हो कि ये वर्ब है कि नहीं, तो आप वो जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट शुरू में दिख रहा है उसको उसके साथ जोड़ के देख लीजिए, बीच वाले वाक्य को मत पढ़िए। अगर सही लग रहा है सुनने में तो समझ जाइए कि वो वर्ब है, और नहीं लग रहा है तो वर्ब नहीं है। ये अपने आप में एक तरह से पैसिव की पहचान भी होती है कि जो वर्ब होता है उसके साथ अक्सर गया, गई, गए या जा शब्द लगा होता है। जरूरी नहीं है, मैं बतला दूं, आप इसको नियम मत मान लीजिएगा, ये एक तुक्का है, एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन कई बार ये बहुत घातक भी होता है। कई जगह गया, गई, गए लगा होता है लेकिन वाक्य पैसिव नहीं होता है। तो प्लीज़ इस शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश मत कीजिए, और अगर अपनाना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे अपनाएंगे, क्योंकि बाद में कई वाक्य गलत होने लग जाएंगे। ये लिख के रख लीजिए, अगर आपने इस शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश की तो स्मार्ट बनिए लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनिए। तो बुलाया वर्ब है, वर्ब खोजने के बाद क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको बुलाया, किसको बुलाया गया है या किसको बुलाया जा रहा है, किसको बुला रहे हो। इसका उत्तर मिला उसे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बुला रहा है, या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, किसने बुलाया। किसने बुलाया, इसमें इस वाक्य का उत्तर नहीं लिखा है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य क्या है, पैसिव है। पैसिव है तो हेल्प यू क्या लगेगा, हैज़ बीन या हैव बीन। अब यहाँ क्या लगेगा,
ये ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड किया जाता है। अगर वाक्य पैसिव है तो हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के हेल्प यू डिसाइड किया जाता है, और सब्जेक्ट दिया होता है तो सब्जेक्ट को देख के डिसाइड किया जाता है। तो इस केस में अब आप पहले बनाइए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, उसे की इंग्लिश होगी ही, ना कि हिम। आप में से कई लोग सोचेंगे हिम, क्योंकि पिछले वाले वाक्यों में हिम हमने किया था, उसे की इंग्लिश वो वाक्य थे जो एक्टिव के वाक्य थे। तो एक्टिव वाले वाक्यों में आप हिम, देम, हर, मी, अस इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर वाक्य पैसिव हो तो इन शब्दों का प्रयोग हरगिज नहीं कर सकते हैं। किन शब्दों का? हिम, देम, हर, मी, अस, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जब भी करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी का ही प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे उसे लिखाओ या उसकी लिखाओ, उससे लिखाओ, सबकी इंग्लिश हो जाएगी ही अगर वाक्य पैसिव है तो। और ही के साथ क्या लगता है? हैज बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट इंग्लिश अगर एक्टिव हो, तो ये तो एक्टिव है नहीं, सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो या ऑब्जेक्ट पैसिव हो तो। जब सब्जेक्ट ना हो, पैसिव हो, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है प्रयोग, तो उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, इसका पहला शब्द है हैज। नंबर 3 लिखा है नॉट, इसमें नहीं लिखा है तो नॉट लिख देंगे। नंबर 4 लिखा है हेल्पिंग वर्ब का बचा भाग, ये है बचा भाग, बीन। नंबर 5 वर्ब क्या है? बुलाया। बुलाया की इंग्लिश होती है कॉल, और पैसिव है तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगना ही लगना है। नंबर 6 लिखा ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखा एक्टिव। अगर एक्टिव हो तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश कहाँ बनाते हैं? वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ तो पैसिव है वाक्य, पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश यहीं पे बन चुकी है, यहाँ तो दोबारा अब नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से वाक्य बना ही हैज़ नॉट बीन कॉल्ड। समझ में ना आए फिर से जाके वीडियो को पीछे जाके देखिए, रिवाइंड कर करके देखिए। अगला वाक्य कमरा नहीं साफ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? वाक्य के अंत में है लगा है। और परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये वाक्य पढ़कर लगता है काम हो चुका है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें पहले क्या देखना है? वर्ब है, साफ किया। यहाँ भी गया लगा है, कंफ्यूज मत होइए, जोड़ के देखिए। कमरा गया है, क्या ये सही लग रहा है? नहीं, तो इसलिए इस गया का कोई अर्थ नहीं है। साफ किया वर्ब है। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न बनाएंगे। किसको साफ किया, या किसको साफ कर रहे हो, या क्या साफ कर रहे हो? तो उत्तर मिला कमरा। तो कमरा हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें खोजना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। कौन साफ कर रहा है या किसने लगा के प्रश्न करेंगे, तो किसने साफ किया, कमरा किसने साफ किया, या कमरा कौन साफ कर रहा है। इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य हुआ पैसिव। इसमें हेल्प यू क्या लगना चाहिए? हैज़ बीन या हैव बीन। ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट है कमरा, कमरे की तो इंग्लिश होती है रूम, और रूम एक रूम की बात हो रही है तो एक वचन का हेल्प यू लगेगा हैज़ बीन। तो हेल्प यू नोट कर लें, हैज़ बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पैसिव है। ऑब्जेक्ट के द रूम। अब यहाँ से द हटा दें तो हमें लगेगा पूरे दुनिया के रूम की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है। कमरा नहीं साफ किया गया है कह रहे हैं, तो कोई एक कमरा होगा जो हमारी निगाह में है, जिसके बारे में हम सोच के बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द लगा के उसको स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। तो द रूम। फिर हेल्प यू का पहला भाग ये है हैज़। नंबर 3 नॉट, नॉट है तो नॉट लिख देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, ये है बचा भाग, बीन। नंबर 5 वर्ब है साफ किया, क्लीन, और थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। और नंबर 6 ऑब्जेक्ट इंग्लिश कमरा की पहले ही बन चुकी है, क्योंकि ये वाक्य है पैसिव। द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड। आज का आखिरी वाक्य है लोगों को अंधेरे में रखा गया है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? वाक्य के अंत में है लगा है, और पूरे वाक्य को पढ़ के लगता है काम हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले क्या खोजेंगे? वर्ब है रखना। यहाँ गया भी लगा है, लेकिन जोड़ के देखिए, लोगों को गया है सुनने में गलत लगा, तो ये गया का कोई रोल नहीं है इस वाक्य में। वाक्य है, इसमें वर्ब है रखा, रखना वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको रखा गया है, किसको रखा गया है, उत्तर मिला लोगों को, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन है, किसने लगा के प्रश्न करेंगे। किसने रखा है, लोगों को अंधेरे में किसने रखा है, कौन रख रहा है अंधेरे में, नहीं लिखा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया है तो मतलब ये वाक्य हुआ पैसिव। अगर पैसिव तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए, हैज़ बीन या हैव बीन। अब ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट है लोगों, ये तो बहुवचन होता है, एक इंसान की तो बात हो नहीं रही है। पीपल जिसको कहते हैं तो इसके साथ हमें लगना चाहिए हैव बीन, हेल्प यू लगेगा हैव बीन। आप भी जब ट्रांसलेशन करें इसी प्रोसेस को अपनाएं। हेल्प यू अब नोट डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहला काम ही है हेल्प यू अब सही सही खोजना। अगर आपने हेल्प यू अभी सही नहीं खोजा तो ट्रांसलेशन तो ऐसे ही गलत। तो सबसे पहले लगेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि एक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है लोगों। तो यहाँ पीपल कहें कि द पीपल कहें, कन्फ्यूजन है भाई। पूरे दुनिया के लोगों को अंधेरे में रखा गया तो द नहीं लगाइए। अगर किसी व्यक्ति, किसी स्थान विशेष के लोगों को अंधेरे में रखा गया है तो द लगाइए। तो इस वाक्य से तो उतना क्लियर नहीं है, चलिए मान लेते हैं पूरे दुनिया के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पीपल ही लगाइए खाली। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हैव। नंबर 3 नॉट, इस वाक्य में नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है रखना, रखने की इंग्लिश होती है कीप और उसका थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, KEPT। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है क्योंकि है पैसिव। अब क्या बचा रह गया, अंधेरे में, इन डार्क। पीपल हैव बीन केप्ट इन डार्क। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया, जिसमें 3 सेंटेंस एक्टिव के थे, 3 सेंटेंस पैसिव के थे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते मैं कुछ वाक्य भी दे के जा रहा हूँ होमवर्क के रूप में, जो हम लोग अगले वीडियो में, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थे, जब प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे उसमें देंगे उसका आंसर।